तस्वीर झूठ नहीं बोलती और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र जितनी भी दलीलें दे दे मगर इन तस्वीरों को नहीं झुटला सकता। यह वीडियो जो बहुत कुछ कहता है, जी हां, आधा मिनट का यह वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ना गृह मंत्री अमित शाह को नमस्कार करते हैं। लाइन से सारे मुख्यमंत्री खड़े होते हैं जिसमें हर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी नमस्कार करता है, अमित शाह को भी नमस्कार करता है। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ राजनाथ सिंह को नमस्कार करते हैं मगर अमित शाह को नमस्कार नहीं करते। सबसे पहले देखिए यह वीडियो 10-12 सेकंड का वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि अमित शाह निकल जाते हैं मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के हाथ तब उठते हैं नमस्कार के लिए जब उनके सामने से राजनाथ सिंह गुजरते हैं। मगर आपको इस वीडियो में एक और फ्रेम पर गौर करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का हाथ हल्का सा उठता है अमित शाह को नमस्कार करने के लिए। शायद उनके मन में एक भाव है कि क्या मुझे नमस्कार करना चाहिए, मगर हल्के से उठने के बाद फिर नीचे आ जाता है। देखिए, आप अपने पूरे स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वीडियो को जिसमें आप देख सकते हैं कि अमित शाह जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का हाथ हल्का सा उठता है मगर फिर नीचे हो जाता है और फिर वो नमस्कार करते हैं राजनाथ सिंह को। राजनीतिक गलियारों में इस वीडियो को लेकर यह सवाल उठाया जा रहा है कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन गृह मंत्री अमित शाह एंड सीएम आदित्यनाथ, यानी कि दोनों के बीच रिश्तों पर यह वीडियो सवाल उठाता है। अच्छा, तो अब नमस्ते प्रणाम भी बंद हो गया। वैसे बीजेपी की मीटिंग में इतना मातम मायूसी का माहौल क्यों? यहां पर कांग्रेस दो मुद्दों पर टिप्पणी कर रही है। पहली बात, यहां पर चेहरों के भाव पर टिप्पणी की जा रही है कि सभी चेहरे इतने मायूस दिखाई दे रहे हैं। और क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश में इतना करारा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है। भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में एक और टेंशन है आने वाले उपचुनाव को लेकर। और अगर इन उपचुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने कमाल कर दिया, जिसकी गुंजाइश कम है और जिस पे सवालिया निशान है, और वो क्यों है कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। और अगर यहां पर गठबंधन ने कमाल कर दिया तो यकीन मानिए एक ऐसी उल्टी गिनती शुरू होगी जो 2027 में भाजपा के साथ खत्म होगी। मगर यह वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा था दोस्तों। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात संघ के नेताओं से होती है, ऐसी सुगबुगाहट चल रही थी। मगर एक मुलाकात बहुत अहम होती है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर यह है BL संतोष, संघ के भाजपा के अहम नेता हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की मुलाकात इनके साथ होती है। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों, और मैं आपको बताता हूं क्यों। BL संतोष का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ मिलना यह बतलाता है कि RSS पूरी तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ खड़ा हुआ है। RSS का आशीर्वाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ है। तो क्या इसका मतलब यह माना जाए कि एक तरफ RSS और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और दूसरी तरफ गुजरात लॉबी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह? हम यह नहीं भूल सकते कि मंत्रणाओं के लिए केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों दिल्ली पहुंचे। दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स और दोनों दिल्ली पहुंचे। सुगबुगाहट इस बात की भी है कि गृह मंत्रालय केशव प्रसाद मौर्य को दिया जा सकता है, वो गृह मंत्रालय जो अब तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ है। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब गृह मंत्री अमित शाह ने बाजी मार ली है, क्योंकि आप जानते हैं केशव प्रसाद मौर्य का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ 36 का आंकड़ा है। आपको याद है क्या कहा था उन्होंने? कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। और फिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का वो बयान कि हम आत्मविश्वास से अति आत्मविश्वास का शिकार हो गए थे, और यह ताना किसी और को नहीं, उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को दिया था। कुछ दिनों पहले की बात है, फिर याद कर। कहने का अर्थ साफ है दोस्तों, आने वाले दिनों में अगर केशव प्रसाद मौर्य को गृह मंत्रालय मिल जाता है, इसका अर्थ साफ है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अमित शाह के सामने कमजोर पड़ गए। मगर इस वक्त जो खबर मिल रही है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का दबदबा बना हुआ है। अगर आने वाले दिनों में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स को बदल जाता है, इसका अर्थ यह है कि उनका एक छत्र राज है
आरएसएस पूरी तरह से उनके पीछे है और यह कहीं ना कहीं बतलाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा, उनका रुतबा कम होता जा रहा है। क्योंकि जैसे ही लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, याद कीजिएगा, उत्तर प्रदेश भाजपा के अंदर से यह आवाज उठने लगी थी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में पेश किया जा सकता है। मैं आपको बार बार उस सर्वे का हवाला देता हूं, CSDS का सर्वे जो किया गया था लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद। और उस सर्वे में क्या आया था? उस सर्वे में आया था कि प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा लोकप्रिय हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार सांप्रदायिकरण करने की कोशिश कर रही है, भड़काने की कोशिश कर रही है। कांवड़ यात्रा, कांवड़ मार्ग को लेकर उनका जो ताजा फरमान है वो उसी की ताजा मिसाल है। मगर जनता सब देख रही है, सब देख रही है। इसीलिए भाजपा के अंदर ये सिविल वॉर जैसे हालात चल रहे हैं, ये जूतम पैजार चल रही है। जी हां, तमाम लोग अब खुलकर नेतृत्व के खिलाफ बोल रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ बोलता है और कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलता है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में मंत्री मोती सिंह कहते हैं कि मैंने 40 साल में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा। जौनपुर के विधायक कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अभी दखल नहीं दिया तो 2027 में भाजपा की हार तय है। संजय निषाद अलग बयान देते हैं। ओपी राजभर तो सीधे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हार का ठीकरा फोड़ देते हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है दोस्तों। यानी कि बात स्पष्ट है, आने वाले दिनों में माहौल बहुत दिलचस्प हो जाएगा। मगर इस वक्त एक बात तय है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का दबदबा कायम है, दबदबा कायम है। उनके साथ किसी तरह की फिलहाल छेड़खानी नहीं की जाएगी, मगर हमें सिर्फ एक मुद्दे पर अपनी निगाह रखनी है और मैं चाहूंगा बतौर दर्शक आप इस बात पर निगाह रखें। अगर गृह मंत्रालय केशव प्रसाद मौर्य को दे दिया जाता है, क्योंकि इस वक्त गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पास है, अगर गृह मंत्रालय उनसे छीनकर किसी और को दे दिया जाता है, इसका मतलब अमित शाह का दबदबा कायम है। और मैं बार बार इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 70 से ज्यादा सीटें मिलती हैं और इसकी वजह न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा, बल्कि पर्दे के पीछे अमित शाह ने जो लगातार मेहनत की थी। उसके बाद एक बार फिर जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में 325 सीटें जीती थी, उसमें भी अमित शाह की मेहनत थी और 2019 में भी वही दिखाई देता है। ऐसे में अगर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर अमित शाह का दबदबा कम हो रहा है या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उन पर हावी हो रहे हैं, तो यह बहुत कुछ कहता है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बगावती तेवर इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हाथ उठते उठते रह जाते हैं मगर अमित शाह को नमस्कार नहीं करते हैं। कांग्रेस इस पर तल्ख प्रहार कर रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर हुए आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। चाहे वो मोदी जी की गारंटी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी का हो, चाहे उप मुख्यमंत्री का हो, आपस में एक दूसरे के ऊपर असफलता डालने के लिए, हार का ठीकरा फोड़ने के लिए ये एक दूसरे का सर ढूंढ रहे हैं और जनता के मुद्दों से अलग हो रहे हैं। आप आपस में लड़िए, भ्रष्टाचार की बंदरबाट के लिए लड़िए, कौन मुख्यमंत्री होगा म्यूजिकल चेयर बनाइए, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि आप कुर्सी पर बैठ करके जनता के हितों का कितना काम कर रहे हैं। आज की डेट में शासन व्यवस्था पंगु हो गई है, पुलिस की मशीनरी मनमानी पर उतर आई है, थाने के थाने लोग लाखों रुपए की भ्रष्टाचार की लूट कर रहे हैं, जिसमें एक थाना अभी पकड़ा भी गया है। 17 लोगों को हटाया गया है, लेकिन 1400 थानों में से एक थाना। तो आप जनता के हितों की बात कब करेंगे ये बताइए। भ्रष्टाचार की बंदरबाट आप लोग करते रहिएगा, लेकिन जनता तो त्राहिमाम कर रही है बेरोजगारी से, महंगाई से। अब तक अखिलेश यादव ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हो सकता है दिन में उनका कोई बयान सामने उभर कर आ जाए,
मगर योगी सरकार में मंत्री और एक विधायक का वीडियो जो है वो सामने आ रहा है, जिसमें वो एक इंजीनियर को धमका रहे हैं कि अगर तुमने बुलडोजर का इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हें नहर में घुसेड़ दूंगा। अखिलेश ने इस पर टिप्पणी की है। पहले वो उस वीडियो का वो अंश सुनिए जिसमें ये मंत्री, ये नेता जो हैं धमका रहे हैं। सुनते हैं। बिल्कुल यहाँ पर छू ना देना, नोटिस फड़वा फेंकवा दो। बोल दिया मैंने, यहाँ सब फड़वा फेंकवा दे रहा हूँ। बुलडोजर आना नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ एक आदमी दिखना नहीं चाहिए, और दिख गया तो समझ लेना फिर बुलडोजर और पूरा जो दिखेगा सबको इसी नहर में घुसड़ दूंगा। अखिलेश ने इसी मुद्दे पर टिप्पणी की है। वो कहते हैं इन्हीं की है सरकार, इन्हीं के हैं अधिकारी, जनता को दिखाने के लिए नाटक है जारी। पता किया जाए फोन की दूसरी तरफ कोई है भी या नहीं। तो यहां पर अखिलेश यादव जो हैं लगातार मुद्दों पर बने हुए हैं, प्रहार कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी काट में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ चीजें ही कर रही है। कभी भड़काऊ फरमान लाती है, जैसे कि कांवड़ यात्रा का फरमान, जिसे सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देती है, हटा देती है, जो अपने आप में बतलाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दांव, कोई भी कदम जो है वो अब सही साबित नहीं हो रहा है। और उसकी वजह भी साफ है, क्योंकि बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल। कभी केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया जाता है, वो जेपी नड्डा से मिलते हैं। कभी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ नीति आयोग की बैठक से एक दिन पहले दिल्ली पहुंच जाते हैं और उनकी मुलाकात बीएल संतोष से होती है। आरएसएस इसके जरिए एक संदेश देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि हम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ हैं, यानी कि उन्हें अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। यह अपने आप में बतला रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चस्व हर गुजरते दिन के साथ कम होता जा रहा है, और यह अपने आप में हैरत में डालने वाला है, क्योंकि हम यह नहीं भूल सकते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से भी पहले भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा ब्रांड, सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मगर बदलाव क्या आया? बदलाव दो नतीजों की वजह से आया। सबसे पहला तो ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन और कांग्रेस को 43 सीटें मिलना। कांग्रेस जिसका सुपड़ा साफ हो रहा था, उसे 6 सीटें मिलती हैं। मगर सबसे शॉकिंग फैजाबाद और बनारस के नतीजे। फैजाबाद यानी अयोध्या, वहां पर करारी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जनता वहां देख रही थी कि अयोध्या की जमीन की बंदर बांट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्रों को की जा रही थी। अडानी को किया जा रहा था, लोढ़ा ग्रुप को किया जा रहा था, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को किया जा रहा था, अरुणाचल प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बेटे उस जमीन को खरीद कर ले जा रहे थे। नौकरशाह, जी हां, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के करीबी नौकरशाह जो हैं, वो अपने रिश्तेदारों के जरिए अयोध्या के आसपास जमीन खरीद रहे थे। मगर पिछले 7 सालों से अयोध्या की सर्कल रेट नहीं बदल रही थी, जमीन के दाम वही थे, लोगों के घर तोड़े जा रहे थे रामपथ बनाने के नाम पर। नतीजा फैजाबाद में हार, और दूसरा नतीजा बनारस। प्रधानमंत्री बमुश्किल 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं। उनके जो तमाम चाटुकार पोलस्टर्स हैं, यशवंत देशमुख, प्रदीप गुप्ता, सब कह रहे थे कि 7 लाख वोटों से जीतेंगे, 7 लाख वोटों से जीतेंगे। मगर आपके सामने नतीजे थे दोस्तों। प्रधानमंत्री कम से कम 2-3 राउंड्स तक पीछे चल रहे थे। आपको याद होगा, भाजपा के कार्यकर्ता उज्जवल मिश्रा का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री तो ये चुनाव हार गए थे, मगर फिर लाइट चली जाती है और रहस्यमय तरीके से पर्दे के पीछे कुछ होता है, और नतीजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बमुश्किल 1.5 लाख वोटों से जीत जाते हैं। आपको याद है राहुल गांधी ने क्या कहा था कि अगर हमने बनारस को गंभीरता से लिया होता और प्रियंका गांधी वाड्रा को बनारस से जनवरी में ही उतार दिया होता, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार तय थी। सुनिए राहुल ने क्या कहा था। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री, और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री
2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाती। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। हालांकि राहुल गांधी के इस बयान में जो चीज सही नहीं है वो क्या नहीं है मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री बड़ी मुश्किल से कांग्रेस के अजय राय को हरा पाए थे। कायदे से जनवरी से ही कांग्रेस को अजय राय पर भी मेहनत करनी चाहिए थी, बनारस पर मेहनत करनी चाहिए थी। कांग्रेस को यह पता ही नहीं था कि यह मुकाबला इतना करीबी हो सकता था। जमीन पर क्या सेंटिमेंट्स थे, क्या चल रहा था, कांग्रेस को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। और अगर भाजपा के कार्यकर्ता की माने तो वो चुनाव हार गए थे, मगर रहस्यमय तरीके से लाइट जाती है और फिर खेला हो जाता है। इस बात के कोई प्रमाण नहीं है। मैं इस थ्योरी में विश्वास नहीं करता हूं। यह मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था और खुद भाजपा के एक कार्यकर्ता यह सवाल कर रहा है। यह उस वक्त की बात है जब पार्टी के कार्यकर्ता, खासतौर से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के करीबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सवाल उठा रहे थे। और अब यह दोहराव की तरह, बंटवारे की तरह, मतभेद की तरह, मनभेद की तरह सामने उभर कर आ रहा है। और इस घटनाक्रम पर मेरी निगाह बनी रहेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।